जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। पिछले क्लास में हम लोग 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कहने का मतलब है कि पंचवर्षीय योजना को हमने समाप्त कर दिया। अब हमारा जो है वो है इंटरनेशनल मार्केट का चैप्टर और इसके बाद मात्र 2 चैप्टर बचेंगे, एक टैक्स का और दूसरा करेंसी से संबंधित, और उसके बाद इकोनॉमिक्स हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट पर। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण है, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। तो हमने क्या किया, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ लिखा है। दरअसल बात क्या है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में कुछ समानता है, इसलिए हमने इस दोनों को एक साथ लेने का प्रयास किया। अगर आप दोनों को स्पेशल याद करेंगे तो एक ही चीज़ को स्पेशल 2 बार याद करना पड़ेगा। जैसे दोनों की स्थापना 1945 में हुई, तो अब दोनों में 1945 रटने का से अच्छा है कि एक ही पॉइंट में लिख दें, दोनों की स्थापना 1945 में हुई। तो इसलिए हमने दोनों के समानता को एक साथ लिखा है। इसके बाद असमानता को फिर पढ़ लेंगे कि दोनों में क्या असमानता है, और इस प्रकार एक साथ हमारा दोनों क्लियर हो जाएगा और दोनों में समानता और असमानता भी पता हो जाएगा। इसके बाद जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि यह किस तरह से अपना काम करती है। तो आइए सबसे पहले IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। IMF का सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है क्योंकि सवाल में पूछा जाता है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को अब यहाँ से समानता देखना शुरू कीजिए। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना यानी कि दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद हुई। ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद दोनों की स्थापना हुई। सवाल में पूछा जाएगा कि किस सम्मेलन के बाद वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद, या फिर पूछा जाएगा किस सम्मेलन के बाद IMF की स्थापना हुई, तो वो ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद स्थापना हुई। उसके बाद दोनों की स्थापना 1945 में हुई। दोनों की स्थापना आपको याद रखना है 1945 में हुई, लेकिन इन दोनों में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे 1944 और 1945 को लेकर। हालांकि बात क्या हुआ कि जब IMF की स्थापना हो रही थी तो 1944 में बैठक हुई उसके संस्थापक देशों की, लेकिन इस समय स्थापना नहीं हुई। फाइनली रूप से जो बैठक हुई वो 27 दिसंबर 1945 को, और 27 दिसंबर 1945 को फाइनली रूप से बैठक हुई। इसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया और IMF की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से क्या होगा कि सवाल में आपको कभी कभी डेट अलग मिल सकते हैं, कभी 1944 या फिर कभी 1945। तो आप जो ऑप्शन विकल्प में मिले इस दोनों में से किसी एक को आंसर कर सकते हैं। हालांकि दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे तब आपको पूर्ण रूपेण डेट मिलेगा 27 दिसंबर 1945, तो आप इस डेट को आंसर करेंगे। या फिर 1944 मिल जाए तो 1944 आंसर होगा, या 1945 मिले तो 1945 आंसर होगा। तो इसमें क्या है कि कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये बराबर जो पूछा जाता है 1945 से ही लगभग सवाल पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि दोनों की स्थापना जो हुई वो 1945 में हुई। उसके बाद जो IMF, उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको बहुत ही गहराई से याद रखना है, उसको हमने नोट से लिख दिया है कि जो IMF का सदस्य देश है, यानी कि जो देश IMF में अपनी सदस्यता लेता है वो अपने आप वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगर किसी देश ने IMF में सदस्यता ली तो अपने आप उसको वर्ल्ड बैंक से भी सदस्यता मिल जाती है। इस तरह का यहाँ का प्रोविज़न है। और दूसरा पॉइंट है, ये नोट का ही पॉइंट है दूसरा, कि जब किसी देश ने IMF की सदस्यता छोड़ी अपने आप वर्ल्ड बैंक से भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। IMF से सदस्यता लेगा तो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा, और IMF से वो अगर कोई देश सदस्यता छोड़ रहा है तो वर्ल्ड बैंक से भी उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस दोनों पॉइंट को है याद रखना है, ये VVI पॉइंट है। और यहीं से सवाल जो है अब बनाने का ट्रेंड चला है कि आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि कोई देश IMF का सदस्य है, क्या वह वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा? बिल्कुल होगा, प्रोविज़न के अनुसार कि जो IMF का सदस्य होगा वो अपने आप वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य होगा। और दूसरा है कि जब कोई देश IMF से सदस्यता छोड़ेगा वर्ल्ड बैंक से भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे का पॉइंट है कि दोनों का मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है।
इसको याद रखेंगे। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखेंगे, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यहाँ तक में आपने देखा कि दोनों में समानता, यानी कि जो दोनों में समानता है उसको हमने देखा। इसके बाद आप इस साइड देखिए, इस साइड में है वर्ल्ड बैंक और IMF। दोनों में सदस्य देशों की संख्या 189 है। सवाल में पूछा जाएगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो 189 है, 189। और उसके बाद है अगला, दोनों का 189वां देश कौन सा है, तो दोनों का 189वां देश नॉर्वे है। इस देश का नाम आप याद रखेंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का 189वां देश कौन सा है, तो वो है नॉर्वे। और ये नॉर्वे से याद रखेंगे कि ये प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, ठीक। और इसको प्लेजेंट आइलैंड के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सुखद द्वीप। कई बार सवाल में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अभी तक में हमने क्या है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में समानता को देखा। अब क्या है कि दोनों में क्या असमानता है उसको देखेंगे और उसके बाद उसका फंक्शन देखेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा IMF और वर्ल्ड बैंक का पूरा फाइनल डिटेल जो है हमारे सामने आ जाएगा और एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के असमानता की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में असमानता। तो आइए एक बार देखते हैं है क्या। हालांकि कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, जबकि IMF एक सिंगल संस्था है। IMF अपना काम अकेले करती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के पास 5 ग्रुप हैं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, एक बार समानता को पढ़ा, अब क्या है कि दोनों में असमानता को देख लेंगे। दरअसल सबसे पहले हमने सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो है वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि कई सारे ग्रुप को मिलाकर और तब वर्ल्ड बैंक बनाया गया। जबकि IMF की अगर बात करेंगे आप, तो IMF एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपना काम अकेले करती है। तो वर्ल्ड बैंक का सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, इसमें 5 ग्रुप हैं। पांचों ग्रुप का नाम हमने यहाँ पर नोट किया है। सबसे पहला है IBRDA, दूसरा है IDA, तीसरा IFC, चौथा MIGA MIGA और पांचवा है ICSID। तो इस तरह से 5 ग्रुप हैं और इन पांचों ग्रुप को मिलाकर उसके बाद वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया या फिर वर्ल्ड बैंक बनाया गया। तो सबसे पहला ग्रुप है IBRDA। इसका क्या है कि फुल फॉर्म पूछा जाता है। जब भी आप PCS लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो मेन है फुल फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आइए एक बार फुल फॉर्म देख लें। तो IBRDA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IBRDA का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद दूसरा है हमारा IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे और इसके साथ इसका डेट याद रखेंगे, क्योंकि इसकी स्थापना बाद में हुई और इसकी स्थापना याद हुई 1960 में। तो इसकी स्थापना को आप 1960 में याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा है हमारा IFC, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। IFC इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना हुई 1956 में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। जो जो बाद में स्थापित हुआ उसका डेट हम आपको लिखवा देंगे, बाकी जो पहले से था वो पहले से वर्ल्ड बैंक के साथ था। तो IFC हो गया, 3 हो गया, पहला IBRDA, दूसरा IDA और तीसरा IFC। और क्या है, चौथा हमारा है MIGA MIGA। MIGA का फुल फॉर्म होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। और उसके बाद MIGA के बाद है ICSID। ICSID का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इस प्रकार क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप हैं और इस ग्रुप का नाम आपको याद रखना है। हालांकि इस ग्रुप में आप पांचों ग्रुप का नाम सबसे पहले याद करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हैं, उसके बाद फुल फॉर्म याद कीजिएगा तो याद एक बार में हो जाएगा। पहला है IBRDA, दूसरा IDA, तीसरा IFC, चौथा MIGA और पांचवा ICSID। तो इस तरह से पांचों ग्रुप का नाम याद कर लीजिएगा और उसके बाद फुल फॉर्म पढ़िएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहले IRDA को पढ़िएगा तो I से इंटरनेशनल, B से बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा, यानी कि हर लेटर के साथ जो शब्द बना है आप उसको याद करते जाइए, इस तरह से फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है,
कि हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में असमानता की। तो हमने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, जबकि आईएमएफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम अकेले करती है। तो आइए, अभी बात हुआ वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक में कुछ और पॉइंट्स हैं कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन IBRDA के फंक्शन के बराबर है, इसलिए IBRDA को वर्ल्ड बैंक के बराबर माना जाता है। और सवाल में भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो ग्रुप काम करती है, उस ग्रुप में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको वर्ल्ड बैंक के बराबर माना जाता है, तो वो ग्रुप है IBRDA, इसको वर्ल्ड बैंक के बराबर माना जाता है। और इसी पॉइंट को हमने नोट किया इधर कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन IBRDA के फंक्शन के बराबर है, इसलिए वर्ल्ड बैंक को IBRDA के बराबर माना जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है IDA। इस संस्था में से जो IDA है, वो IDA को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो। यहाँ पर IDA संस्था है, हमने लिखवाया था, इसकी स्थापना 1960 में हुई। तो जो IDA है, इसके क्या है कि इसको सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है, IDA को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसके विपरीत, यानी कि अब यहाँ से क्या हुआ कि IMF के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड बैंक का हमने बताया, अब IMF, इसके विपरीत क्या है कि IMF एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके विपरीत? वर्ल्ड बैंक के विपरीत। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, कई सारे ग्रुप को मिलाकर तब वर्ल्ड बैंक बना, लेकिन IMF जो है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है और यह अपना काम अकेले संचालित करती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। और दोनों में अब क्या है कि डिफरेंस को पढ़ना हो तो ऐसे पढ़िएगा कि वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, जबकि IMF एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम अकेले संचालित करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को लोन प्रोवाइड करा सकती है, किसी भी देश को लोन दे सकती है, जबकि IMF सिर्फ अपने सदस्य देशों को ही लोन देती है। याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक दुनिया के किसी भी देश को वो लोन दे सकती है, लेकिन IMF सिर्फ अपने सदस्य देशों को लोन देती है, जो इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं उसी देश को लोन देती है। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए लोन देती है, जबकि IMF जो है वो किसी भी देश को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, यानी कि अपने सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म बहुत कम समय के लिए लोन देती है। ये भी सवाल में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक अपने किसी भी देश को कितने समय के लिए लोन देती है, तो वो लंबे समय के लिए दे सकती है, जबकि IMF जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे सकती है। हमने समानता और असमानता दोनों देख ली। अब क्या है कि दोनों का फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन है वर्ल्ड बैंक का क्या है कि किसी भी देश को लोन डायरेक्ट रूप से प्रोवाइड कराती है, जबकि IMF में कुछ अलग तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब IMF के फंक्शंस को देखेंगे। आइए एक अभी फ़िलहाल क्या है कि IMF के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि IMF किस तरह से फंक्शंस करती है, अपना काम किस तरह से करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, IMF अपना समस्त लेन देन SDR के माध्यम से करती है। SDR का मतलब क्या है, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। जैसे अपने देश की करेंसी है रुपया, वो उसी तरह IMF संस्था के द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी यानी कि ऑर्डिनरी करेंसी जो बनाई गई उसको कहते हैं SDR। ये क्या है कि आर्टिफिशियल मनी है SDR। और इस SDR का एक वैल्यू तय किया गया कि 5 जो विदेशी मनी है, यानी कि जो सबसे विकसित देश है, उसकी मुद्राओं को जोड़कर उसका एवरेज निकाल लिया गया और वो एवरेज वैल्यू SDR का वैल्यू हुआ। और ये SDR के माध्यम से क्या करती है, IMF अपना समस्त लेन देन करती है। किसी भी देश को लोन देना है, फिर उससे वापस वसूल करना है, तो सब काम जो है ये अपना SDR के माध्यम से करती है। तो आप इसको याद रखेंगे, SDR अपना समस्त लेन देन SDR के माध्यम से करती है। उसके बाद SDR का फुल फॉर्म हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हिंदी में इसको कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। SDR का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। उसके बाद SDR एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। अभी हमने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल मनी। मनी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी जो भी किसी भी देश के सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है और उस मनी को आप कहीं भी दुकान या अलग जगह पर चला सकते हैं डायरेक्ट रूप से। लेकिन इस तरह की मनी को, क्रिप्टो करेंसी को आप कहीं भी नहीं चला सकते, इसका सिर्फ डिजिटली उपयोग होता है। तो इसलिए SDR एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इसको आप आर्टिफिशियल मनी कह सकते हैं, जिसका मूल्य यानी कि जिसका मूल वैल्यू जो है विदेशी मुद्राओं के द्वारा तय किया जाता है। 5 विदेशी मुद्राओं के द्वारा तय किया जाता है। और ये सवाल में भी पूछा जाता है कि SDR का मूल वैल्यू कितने विदेशी मुद्राओं द्वारा तय किया जाता है, तो 5 विदेशी मुद्राओं द्वारा। और उसमें सबसे पहला है अमेरिकन डॉलर।
दूसरा है चीन का रनमिनबी और तीसरा है जापान का येन। तो 3 हो गए, पहला अमेरिकन डॉलर, चीन का रनमिनबी, तीसरा है जापान का येन और चौथा है ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग और पांचवा यूरोपीय देशों का यूरो। और इस पांचों मुद्रा को मिलाकर इसका एवरेज निकाला जाता है और वो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एसडीआर का वैल्यू होता है। और इसी एसडीआर से आईएमएफ किसी भी देश को लोन देती है और फिर उससे वापस वसूल करती है और इस तरह से इसका फंक्शन होता है। दरअसल इस एसडीआर का वैल्यू तय करने के लिए 5 विदेशी मुद्रा को लिया गया। इसके पीछे का कारण यह है कि पूरे विश्व में जो देश हैं उसके मनी का वैल्यू अलग अलग है। जैसे हम लोग का क्या है कि $1 में लगभग अभी 76 रुपया है, यानी कि इसका $1 है तो हमारा 76 रुपया है। तो मनी का वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेगा ये आईएमएफ, मनी के वैल्यू को इक्वल करने के लिए एसडीआर यानी कि एसडीआर का इन्होंने निर्माण किया, एसडीआर को इन्होंने बनाया और एसडीआर का मूल वैल्यू जो है 5 विदेशी मुद्राओं के द्वारा तय किया गया। इनका एवरेज जो निकलता है वही एसडीआर कहलाता है। इनका एवरेज जो निकलता है वही एसडीआर कहलाता है। उसके अगला पॉइंट जो है, आईएमएफ एक पत्रिका जारी करती है। उस पत्रिका का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कई बार सवाल में पूछा भी जाता है कि आईएमएफ किस प्रकार की पत्रिका जारी करती है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पत्रिका जारी करती है जो किसी भी देश के जीडीपी ग्रोथ रेट को निर्धारित करती है, जीडीपी ग्रोथ को निर्धारित करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 2 सवाल यहाँ से पूछेगा, आईएमएफ के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और दूसरा पूछाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में किस प्रकार का काम होता है, तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट को निर्धारित करती है। उसके बाद आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष, ये करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आप इसको याद रखेंगे, आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। इस तरह से हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ समाप्त हो गया है। अब सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। इसके बाद जो हमारा आएगा, हम लोग बात करेंगे WTO, ADB और इसके बाद UNO। तो तब तक के लिए धन्यवाद।